हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेडिंग डाला जाए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे कि लास्ट वीडियो में तुम लोगों को पता होगा कि मैंने डिस्कस किया था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के सॉलिबिलिटी के बारे में, ठीक है बच्चों। और वहाँ मैंने डिस्कस भी ये भी किया था कि सॉलिबिलिटी किस तरह से काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे वहाँ मैंने बताया था डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इंटरैक्शंस, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। तो जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी थे जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों, वो यहाँ भी सेम ही होनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ, हम दोबारा उस चीज़ों को नहीं पढ़ने वाले, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid is somehow same as solid in liquid, ठीक है बच्चों। जो सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था बच्चों, वही गैस इन लिक्विड में होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगा दिया है समहाउ। समहाउ मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे अनकॉमन है। वो क्या है, तो जैसे तुम लोग सुनते होगे वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जब मैं करता था तो सोल्यूट पार्टिकल्स कोलॉइड्स के फॉर्म में बाहर आ जाते थे। बस यहीं पे डिफरेंस है। यहाँ पे गैस अपना कोलॉइड से नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोलॉइड्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। यानी कि जब कोई गैस अगर रिलीज करेगा सॉल्यूशन से, तो वह गैस के फॉर्म में ही रिलीज कर जाएगा। जस्ट लाइक जैसे कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको तुम लोग कहते हो, जब उसका तुम ढक्कन हटाओगे उसके तुम तो देखोगे क्या कि जो भी गैस घुले होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ गैस ही होते हैं, वो कोलॉइड्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि सम हाउ सेम है इसके और इसके बीच का कॉन्सेप्ट। सम हाउ में एक ही डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, कोलॉइड्स। सॉलिड इन लिक्विड में कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि गैस इन लिक्विड में कोलॉइड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अदरवाइज डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इंटरैक्शंस सब कुछ एक जैसा है, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट क्या, वैसे फैक्टर्स जो गैस की सॉल्विटी को इफेक्ट करेंगे लिक्विड में, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, स्टार्ट करें। लिख सकते हैं क्या, देर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच influence the solubility which influence the solubility of gas in liquid। तो जिस तरह से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों, तीन फैक्टर वहाँ पे थे, नेचर ऑफ क्या कहते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा था वहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और तीसरा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो इनसिग्निफिकेंट रोल था, सिग्निफिकेंट रोल नहीं था जिसका। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं, मैं कंपैरेटिवली स्टडी करा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारा वो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे दोनों एक साथ रिवाइज भी हो जाए और समझ भी लो चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिस्कस होगा तुम्हारा यहाँ पे नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जहाँ की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहाँ के लिए, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होता था तो टेम्परेचर के बढ़ाने सॉल्युबिलिटी घट जाती थी। वही जब इंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता था तो टेम्परेचर के बढ़ाने सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। और जब डेल एस सोल जीरो होता था, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब सॉल्यूशन होता था, तो टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस टॉपिक के लिए, ठीक है बच्चों। तीसरा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वहाँ हम लोग देखा था प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों आपस में काफ़ी कंप्रेस्ड स्टेट में होते हैं पहले से।
जिसको फर्दर प्रेशर से कंप्रेस नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं था ये। लेकिन यहाँ के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, और तुम कह सकते हो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी में आ जाएगा आपका हेनरीज लॉ। तो जब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे तो हेनरीज लॉ भी हम लोग साथ साथ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना हेनरीज लॉ के इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो पहला देखते हैं बच्चों, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट मीन्स अपना गैस किस नेचर का होना चाहिए और सॉल्वेंट किस नेचर का होना चाहिए। तो गैस किस नेचर का होना चाहिए, तो वैसा गैस जो इजीली लिक्विफाइबल होता है, यानी कि जिसको लिक्विफाई करना आसान होता है, वह पानी में यानी कि वाटर में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं और अच्छी सॉलिडिटी शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, गैसेस विच आर easily liquefiable shows more solubility इन वाटर। वाटर ही मैं ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वाटर ही हम लोगों का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह पूरा सोल्यूशन तो वाटर से ही बनने वाले हैं मोस्टली। तो गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइबल सोस मोर सॉलिडिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इजिली लिक्विफाइबल क्या होता है। इजिली लिक्विफाइबल मतलब गिवन टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विफाई करना आसान हो, उस तरह के गैसेस वाटर में अच्छी सॉलिडिटी करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर कैसे जाने कि किस सॉलिड किस कौन ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। तो अगर तुम 11th में गैसेस स्टेट पढ़े होगे तो वहाँ जानते होगे तुम लोग इसके बारे में बच्चों, कि वैसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे लिक्विफाई करना काफ़ी आसान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं गैसेज हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग TC से, आर इजीली लिक्विफाइबल। वैसे गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हम लोग आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम कैसे जानें क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। तो ये भाई, तो यह यहाँ का तो स्कोप नहीं है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे, गैसेज स्टेट में। तो आप गैसेज स्टेट में आप पढ़ सकते हैं, या फिर जब मैं वीडियो बना लूँगा तो आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ों के डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन आसान होगा। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है उस गैस क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर अगर उस गैस को रख दिया जाए तो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। अब वह टेम्परेचर जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो गिवन टेम्परेचर पे उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल चर्चा तो गैसेज स्टेट में होती है, बस अभी तत्काल के लिए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा। अब दूसरा फैक्टर होता है, अपने को समझना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन सब के जो गैस होते हैं बच्चों, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि इसे मान लो O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, कोई भी नॉबल गैस, हीलियम, ETC, ये सब क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, काफ़ी कम घुलते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तुम लोग तो कार्बोनेटेड वाटर जानते ही होगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं लोग, तो CO2 क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। तो अपना गैस कैसा होना चाहिए, वो जो इजिली लिक्विफाइबल हो। और इजिली लिक्विफाइबल गैस कौन सा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तत्काल के लिए एग्जांपल याद रखें, CO2, अमोनिया, HCl, इन सब का ऑब्वियस है क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, इसलिए पानी में ज़्यादा अच्छी सॉलिडिटी शो करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, देखो
अच्छा सॉल्वेंट उसे ही माना जाता है जो गिवन गैस को आयोनाइज कर दे। जो सॉल्वेंट गिवन गैस को जितनी आसानी से आयोनाइज कर देगा वह सॉल्वेंट उतना ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाएगा। और वाटर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग नेचर शो करता है, यानी कि वाटर में कोई भी गैस को डालोगे तो उसको आयोनाइज करने की टेंडेंसी जो है वाटर के पास वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए वाटर को हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट कहते हैं। तो अपना सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट विच is more efficient to convert the gas into iron। गैस किस में कन्वर्ट कर जाए? आयन में। कौन कन्वर्ट करे? जो सॉल्वेंट गैस को आयन में कन्वर्ट कर सकता है जितनी आसानी से, मोर एफिशिएंट, इज अ गुड सॉल्वेंट, वह सॉल्वेंट उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों। एंड वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। मैंने बताया था वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग समझ लिए क्या कि वाटर क्या है, एक तरह का बेस्ट सॉल्वेंट है, क्योंकि वह किसी भी गैस को थोड़ा आसानी से आयंस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया, पहला इसका फैक्टर डिस्कस कर दिया, नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट के बारे में। अपना गैस कैसा होना चाहिए? गैस वैसा लेंगे जिसका लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो, और यानी कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो, और सॉल्वेंट वही लिया जाएगा जिस सॉल्वेंट के पास एफिशिएंसी हो उस गैस को आयंस में कन्वर्ट करने की। और इस चीज़ में वाटर जो है वो सबसे अच्छा है ना। अब दूसरा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा अपना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहाँ से थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे। देखो वहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग? एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर, जबकि एक्सोथर्मिक के लिए इन्वर्सली था, और डेलस सॉल्यूशन के लिए वो क्या होता था? वो नो इफेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फॉर एनी केस कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होनी है। ठीक है। क्योंकि गैस होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो गैस जो होंगे वो काफ़ी फ्री स्टेट के फॉर्म हैं, फ्री स्टेट है हमारे मैटर के, तो थोड़ा भी टेम्परेचर उसको मिलने के कारण वो उस लिक्विड से स्केप आउट होने लगते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे 3 सीन था जब सॉलिड लिक्विड डिस्कस किया था, यहाँ बस एक ही सीन है। क्या कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी घट जानी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लोग को दिमाग में रहता है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो अपने को गैस इन लिक्विड में ये सब नहीं सोचना है। गैस इन लिक्विड के सीन में क्या है? बस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर केस में सॉल्युबिलिटी जो है गैस का घटेगा ही घटेगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन जैसे कह सकते हो, जैसे हाइड्रोजन गैस और इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल जो कह सकते हो, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन, तो स्लाइटली बढ़ जाते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेकिन वो नॉन एक्वस सोल्यूशन है। वाटर में तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसका, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो एक्सेप्शन लिख सकते हो, लिख दूँ। एक्सेप्शन में क्या है कि H2 एंड नोबल गैस जो है, नोबल गैस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ना। ये थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे डिफर कर जाता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे तुम एल्कोहल मैंने बोला था, आप एल्कोहल ले लो, आप एल्कोहल की जगह पे और क्या ले सकते हो? हाइड्रोकार्बन्स ले लो, एसीटोन ले लो, काफ़ी सारे होते हैं, एसीटोन ले लो। नॉन एक्वस मीन्स वाटर को छोड़ के हाइड्रोकार्बन्स ले लो, जैसे आप ब्यूटेन लेते हो, हाइड्रोकार्बन है वो, लिक्विड ब्यूटेन ले लो। तो ये सब जो भी आप सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं, ये सारे सॉल्वेंट जो हैं
अपने H2 और नॉबल गैसेस की जो सॉल्विटी इसमें शो होगी, वो थोड़ा सा देखा गया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई गैस है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ये तो स्केप आउट ही होने हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्सेप्शन में याद रखोगे ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन वाटर में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा नोट करके कुछ बात करूं। ठीक है, कि solubility of gas in a given liquid at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग किस तरह से सॉलिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। सॉलिबिलिटी को मान लो, सॉलिबिलिटी को मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कंसंट्रेशन कह सकते हो, मोलारिटी कह सकते हो, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी को मैं कंसंट्रेशन के टर्म में ही मैं लिख रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है log C2/C1 is equal to del H by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, या फिर तुमको सॉलिबिलिटी भी कह सकते हो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट T1 केल्विन और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट T2 केल्विन लिख सकते हो तुम लोग इसको खुद से। C1 क्या हो गया, सॉलिबिलिटी कह सकते हो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट T1 टेम्परेचर या T1 केल्विन, केल्विन में लेना है टेम्परेचर को। और C2 क्या हो गया, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एट T2 केल्विन टेम्परेचर जो है। और अपना जो डेल एच है उसको तुम लेटेंट हीट पर मोल के रूप में लेना है, पर मोल याद रखेंगे, क्योंकि लेटेंट हीट आपको कभी कभी क्या होगा पर ग्राम में दे देता है, तो आपको उसको पर मोल में कन्वर्ट करना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लेटेंट हीट पर मोल में लेना है आपको, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या होता है, मोलर गैस कांस्टेंट होता है, जिसका मान तुम लोग को पता हो, मोलर गैस कांस्टेंट, इसको मैंने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट में भी, जिसका अगर कैलोरी के यूनिट में लोगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, अगर जूल में लोगे तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, और अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लोगे तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन होता है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैलोरी और जूल ही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको लेटेंट हीट, अब आर का मान क्या रखाएगा, आर का मान तुम 2 रखोगे कि ये रखोगे कि ये रखोगे, कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लेटेंट हीट किस रूप में दिया हुआ है। अगर लेटेंट हीट कैलोरी पर मोल में आया हुआ है तो आपको आर का मान ये लेना है, कैलोरी वाला लेना है। अगर लेटेंट हीट आपको दिया गया है जूल पर मोल में तो आपको ये मान लेना है। और लेटेंट हीट अगर लीटर एटमॉस्फेयर में दिया गया हो, लीटर एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो लीटर एटमॉस्फेयर में अगर आपको दे दिया है लेटेंट हीट लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, तो आपको आर का मान ये रखना है। तो जनरली लीटर एटमॉस्फेयर में तो नहीं रहता है, आपको कैलोरी और जूल में जो वैल्यू दी गई होती है, तो आप आर की वैल्यू जैसा यूनिट हो आप वैसा लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ी बात थी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होना है। बस कुछ एक्सेप्शन थे, हाइड्रोजन नोबल गैस जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में स्लाइटली इंक्रीमेंट शो करते थे टेम्परेचर को बढ़ाने पर, स्लाइटली, वो भी स्लाइटली है, ज़्यादा सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी उससे भी। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग का तीसरा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है, जिसके लिए पूरा का पूरा ये प्लॉटिंग तैयार किया गया है, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज भी, इसके इफ़िशियंसी, जो क्वेश्चंस का जो इफ़िशियंसी बनती है उसके हिसाब से भी, और इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या रोल है सॉल्युबिलिटी पर, किसी गैस को जब हम लोग किसी लिक्विड में घुलाते हैं तो इसमें दो तरह की एनालिसिस होती है। एक को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसको डाल्टन साहब ने किया था, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हेनरी साहब ने किया। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हेड डाला जाए बाय जथ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना बच्चों। और इसमें दो तरह के एनालिसिस करेंगे, पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको करने वाले कौन थे? बाय डाल्टन, जॉन डाल्टन, महान डाल्टन, बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या कहा था? सॉल्विटी किसी भी गैस की जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, 19वीं सदी के ये साइंटिस्ट हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उस ज़माने में इतनी बात बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब लोग उतना अवेयर नहीं थे साइंस को लेकर के, उस समय ये सब बातें आ रही थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द is directly proportional to partial pressure। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब जैसे मान लो 2-3 गैस हम लोग घुला रहे हैं, तो जिस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। जैसे मान लो चार गैसेस मैंने घुला दिए, तो हर गैस का अपना अपना प्रेशर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और टोटल गैस का मिला के जो प्रेशर होता है उसे टोटल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर मतलब जिस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वह गैस अपनी सॉलिडिटी उतनी ज़्यादा शो करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ है, और यहाँ पे 2 तरह की गैसेस है मान लो, ठीक है। एक मान लो ए गैस है, एक मान लो बी गैस है, 2 की तरह गैसेस है। और यहाँ मैंने अभी मान लो प्रेशर लगा दिया है, लगाया हुआ है P1 प्रेशर लगाया होगा, और इस P1 प्रेशर पे यहाँ पे जो ए की जो सॉल्युबिलिटी है, मान लेते हैं यहाँ पे S1 है, बी की जो सॉल्युबिलिटी है वो S2 है, ठीक है। और प्रेशर को मान लो मैंने बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पिस्टन को कंप्रेस कर दिए, कंप्रेशन किया पिस्टन का, कंप्रेशन कर दो तुम, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा, जिससे कि गैस का प्रेशर में इंक्रीमेंट आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको पिस्टन को नीचे कर दिया है, ठीक है, जिससे क्या हो चुका है? प्रेशर P1 से बदल के P2 हो गया है, और P2 जो है अब वो ज़्यादा है P1 से, क्योंकि वॉल्यूम घट चुका है, तो गैसेस का अपना प्रेशर क्या होने वाला है? बढ़ जाएगा। अब जो अब जो यहाँ पे लिक्विड था उसमें सॉल्विटी क्या होगी? अब ये S1 से S1 डैश हो जाएगा, और ये S2 से S2 डैश हो जाएगा। अब S1 ज़्यादा होगा या S1 डैश ज़्यादा होगा, तो चूंकि यहाँ पे मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है तो A का भी प्रेशर बढ़ गया होगा, और यहाँ पे B का प्रेशर भी बढ़ गया होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि S1 की वैल्यू से ज़्यादा होगी S1 डैश की वैल्यू, यानी कि A का जो सॉल्युबिलिटी है वह इसमें ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। उसी तरह से B की जो सॉल्युबिलिटी है वो इसमें कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी। S2 डैश यानी कि B की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे, S2 मीन्स B की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे, और S1 और S2 में ज़्यादा कौन होगा, या फिर S1 डैश और S2 डैश में ज़्यादा कौन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का प्रेशर ज़्यादा किसका है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में, कहते हैं इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसका मतलब क्या है? तो अब जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका सॉल्विटी भी ज़्यादा होगा, डाल्टन साहब का कहना था। अब चूंकि ए का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब S1 का मान ज़्यादा होगा S2 के मान से, और यहाँ भी तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं S1 डैश का मान ज़्यादा होगा S2 डैश से। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्विटी ज़्यादा होगी, और अगर प्रेशर को और बढ़ा दिया जाएगा तो वह गैस अपना सॉल्विटी और बढ़ा लेगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर इसका मान लो ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है, तो S1 ज़्यादा है, S2 कम है। अब प्रेशर को मैंने और बढ़ा दिया कंप्रेशन करके, तो S1 की वैल्यू बढ़ के S1 डैश हो गई, और S2 की वैल्यू बढ़ के S2 डैश हो गई। ये था किसका कहना? जॉन डाल्टन का, जिसमें उसने क्या कहा कि भाई सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और ये बातें किसकी थी?
जॉन डाल्टन की। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हम लोग बस समझेंगे बढ़ने से इफेक्ट क्या करेगा, घटने से इफेक्ट क्या होगा। तो बढ़ने से बढ़ जाएगा, घटने से घट जाएगा। कितना से बढ़ेगा, कितना से घटेगा, इसकी गणना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होती है, जिसको हेनरी साहब ने किया था। हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ बस क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, बस बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा। इसका हम लोग देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है आज का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय हेनरीज। तो अगला हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय हेनरी 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 साहब। हेनरीज लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग हेनरीज लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेनरीज लॉ भी कह सकते हो तुम इसको। हेनरी साहब ने क्या कहा कि भाई, इस पर लिख दूं, हेनरीज लॉ क्या कहता है। द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase इसको मान लो P से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, is directly proportional to the mole fraction of that gas, मान लो उसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया बच्चों, in the solution phase, सिर्फ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इन सॉल्यूशन फेज। हेनरीज ने क्या कहा कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, अपने आप में एक तरह का कंसंट्रेशन ही तो है, और क्या है, मैंने पढ़ा रखा था, कंसंट्रेशन कई तरह के होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हेनरी साहब ने मोलैरिटी का इस्तेमाल ना करके मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसे मान लो अपना ये लिक्विड है, सॉल्वेंट, और मान लो यहाँ पे मैंने कोई गैस, एक ही गैस अभी मैं लेता हूँ क्योंकि अपना सिलेबस बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्वेंट और एक ही गैस लेना चाहिए अपने को पढ़ने के लिए। और मान लो पिस्टन में प्रेशर मैंने लगा दिया पी का प्रेशर लग रहा है। तो जब पी का प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है, तो इस गैस का प्रेशर मान लेते हैं पी गैस डेवलप हो गया। यहाँ पे गैस है, यहाँ से ये जो गैस फेज है, दिस इज वेपर फेज। गैस और वेपर में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के कारण ही होता है। जो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे होते हैं, उनको हम लोग गैस कह देते हैं, और जो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होते हैं, उसे हम लोग वेपर कह देते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ते होगे, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, गैस और वेपर। लेकिन यहाँ पे हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे, मुझे गैस फेज भी लिखना चाहिए था, मैंने बस वेपर लिख के यहाँ पे काम चलाया है। तो वेपर कहना भी यहाँ पे सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं गैस ही लिखूँ, गैस फेज भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना गैस है, और इस फेज को हम लोग कह देते हैं वेपर फेज। और यहाँ पे अपना सॉल्वेंट है, जो जिसमें जाकर के सॉल्यूशन में जाकर के गैस जाके मिलेगा, तो ये एक तरह का सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन फेज, जिसको तुम लिक्विड फेज भी कह सकते हो। यानी कि सॉल्यूशन फेज को हम लोग और क्या कह देंगे, लिक्विड फेज, क्योंकि सॉल्यूशन अपना लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि अपना सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसा होता है सॉल्वेंट वैसा ही होता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर होगा लिक्विड तो सॉल्यूशन भी होगा लिक्विड, सॉल्वेंट हो जाएगा गैस तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा गैस। तो चूंकि अपना सॉल्वेंट लिक्विड है, इसलिए अपना सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। अब पी प्रेशर, मान लो मैंने गैस का प्रेशर लगाया पी गैस, पिस्टन के कारण इसके गैस ने पी प्रेशर लगा दिया। अब इसके कारण, इस प्रेशर के कारण कुछ गैस क्या होंगे, यहां पे अंदर आ जाएंगे, गैसेज अंदर आ गए।
गैस के अंदर आने से क्या होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, और जब सॉल्यूशन है तो इसका अपना कोई कंसंट्रेशन होगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो यूनिट हेनरीज ने इस्तेमाल किया है वह है एक्स गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में बात की है, यानी कि प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड फेज, इनके बीच का रिलेशन है ये बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दैट इज हम लोग हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कह सकते हैं बच्चों, पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी गैस इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट डाल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्स गैस हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का नाम हेनरीज के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के एच से, के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, के एच इंटू एक्स गैस। ये फॉर्मूला आया क्या, किस चीज का, हेनरीज लॉ के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, यही है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज व्हाट, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, जहां पे के एच क्या है बच्चों, वेयर के एच इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं भी बताऊंगा तुम लोगों को। तो के एच क्या है बच्चों, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है। पी गैस क्या है, गैस का प्रेशर वेपर फेज में, एक्स गैस क्या है, गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि हेनरीज कांस्टेंट क्या है, कैसे काम करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेडिकल सब में, और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो देखें जरा ध्यान से। तो हम लोग बात करने वाले हैं हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में हम लोग कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट यूनिट क्या होगा। तो तुम देखो, अगर अगर हम लोग यहाँ देखें तो चूंकि पी गैस बराबर क्या हो जाता है, के एच इंटू एक्स गैस। ठीक है, और के एच बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, पी गैस बाय एक्स गैस। ठीक है, और पी गैस यानी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और नीचे गैस क्या है, गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस, ये हो गया यूनिटलेस। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि केएच का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। प्रेशर का यूनिट जैसा लोगे तुम, यहाँ पे अगर प्रेशर का यूनिट तुम ले लेते हो एटीएम, तो यहाँ भी यूनिट आ जाएगा एटीएम। यहाँ लोगे बार तो आ जाएगा या बार, अगर लोगे यहाँ पे टॉर तो आ जाएगा टॉर, अगर किलो बार लोगे किलो बार, वॉट एवर एनीथिंग, पास्कल तो पास्कल, वॉट एवर। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही केएच का यूनिट हो जाता है, यानी कि प्रेशर का यूनिट जो होता है वो केएच यूनिट के बराबर होता है। तो ऐसा याद नहीं रखना है कि बस एटीएम इसका यूनिट होता है, ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर का जो भी यूनिट होगा वो हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हेनरीज कांस्टेंट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, जो हेनरीज कांस्टेंट का मान होता है वह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, चाहे तुम उसका टेम्परेचर सेम क्यों ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये याद रखिएगा, KH फॉर डिफरेंट गैसेस, KH फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग गैस है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट अलग होगा। KH फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हेनरीज कांस्टेंट होगा, चाहे वह सेम टेम्परेचर पे क्यों ना रखा गया हो। तीसरी बात, कुछ लोग होता है जो सोचते हैं क्या है कि हेनरीज लॉ सिर्फ गैस के पे डिपेंड करता है, नहीं, हेनरीज लॉ ना सिर्फ गैस पे डिपेंड करता है और ना सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है। हेनरीज लॉ जब भी डिफाइन होता है वह गैस और लिक्विड के कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइन होता है, याद रखेंगे इस बात को, गैस सॉल्वेंट कोई कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि अगर कोई मान लो O2 गैस इन वाटर जो हेनरीज कांस्टेंट होगा और O2 गैस इन अल्कोहल जो हेनरीज कांस्टेंट होगा, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन सेम होगा और सेम टेम्परेचर होगा तभी हेनरीज वहां पे डिफाइन होता है। तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है,
KH for या KH is characteristic constant, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब एकदम स्पेसिफिक होगा, इसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता है। एक हेनरीज कांस्टेंट किसी एक कॉम्बिनेशन का ही हो सकता है, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए उसका हेनरीज कांस्टेंट दूसरा ही होगा। KH इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर for a particular gas solvent system, गैस सॉल्वेंट सिस्टम। किसी एक गैस सॉल्वेंट के लिए कॉम्बिनेशन जो होगा उसका जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा, इसलिए यहां पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, उसका जो चौथा पॉइंट है जो हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग को पता है कि हेनरीज लॉ क्या होता है। अब हमको रिलेशन निकालना है KH और सॉल्युबिलिटी में। जिस गैस का KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो याद रखेंगे कि KH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। जिस गैस की KH का मान ज़्यादा होगा, जिस गैस के KH का मान ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। किसी गिवन सॉल्वेंट में जो गैस जितना ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू शो करेगा उस सॉल्वेंट में उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझिए इस बात को। जिस सॉल्वेंट में जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट का मान जितना ज़्यादा होगा उस गैस का सॉल्युबिलिटी उसके सॉल्वेंट में उतना ही कम हो जानी है। हाइयर द हेनरीज कांस्टेंट लोअर द सॉल्युबिलिटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं क्या पी गैस बराबर क्या होता है। अब हमने देखा पी गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस, और एक्स क्या तरह का सॉल्युबिलिटी है। तो अगर मान लो सेम प्रेशर रखकर किसी दो गैस को कंपेयर कर रहे हैं, सेम प्रेशर रखकर किसी दो गैस को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा गैस सेम प्रेशर पे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, तो प्रेशर तो अपना कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, चूंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, क्योंकि दो गैस का सॉल्युबिलिटी मुझे अगर कंपेयर करना है तो मैंने क्या किया, दोनों गैस का प्रेशर पहले सेम कर दिया। अब उस सेम प्रेशर पे जो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा वही ज़्यादा अच्छा गैस माना जाएगा सॉलिडिटी के केस में। तो KH अगर ये कांस्टेंट रख दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि कांस्टेंट बराबर KH इंटू एक्स गैस। तो यहाँ से एक बात आ गई बच्चों कि भाई KH इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय गैस, सॉरी एक्स गैस। और यहीं से बात उठ गया क्या कि भाई कांस्टेंट और इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हम लोग लगा देते हैं कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। मतलब जिस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वह, इसका मतलब है कि उसका हेनरीज कांस्टेंट का मान उतना कम होगा, कम होगा। कम हेनरीज कांस्टेंट का मान का मतलब ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट का मतलब कम मोल फ्रैक्शन। कम मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, ये क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ही तो बता रहा है। इसलिए KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो चौथा पॉइंट। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सब हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर ही बात हो रही है, इसलिए ढंग से समझते चलें, सारे अपने आप में हॉट क्वेश्चंस हैं। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे KH का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट है। पांचवा पॉइंट, पांचवा नोट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो हम लोगों ने अभी देखा था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है हम लोगों ने देखा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और हम लोगों ने अभी जस्ट क्या देखा, अभी पीछे हम लोगों ने चौथे नोट्स में क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन भी होती है, सॉरी KH होती है। तो दो बातें हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अभी जस्ट, और ये हम लोगों ने देखा था अभी चौथे पॉइंट में कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस दोनों एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस दोनों की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। याद रखेंगे कि अगर किसी गैस का KH को बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ा देना है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस गैस सॉल्वेंट का, यानी कि उस गैस और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन का उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, KH का मान होता जाएगा। हायर द टेम्परेचर विल काउज हायर KH वैल्यू फॉर द गिवन गैस सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन। ओके, चलो
अब छठी बात हम लोग करेंगे ग्राफ की बातें, सारा क्वेश्चन ही है ग्राफ। ग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला ग्राफ, पी गैस वर्सेस एक्स गैस, पी गैस वर्सेस एक्स गैस देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पी गैस बराबर क्या होता है, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। एक तरह का लीनियर इक्वेशन है, हम लोग इसको कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी तो यहाँ पे जीरो है, जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ऐसे बना सकते हैं, और जो ग्राफ होगा अपना इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया मान लो यहाँ पे पी गैस, और यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों एक्स गैस, है ना। कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो अच्छा गैस कुछ भी ले लो, यहाँ पे तुम CO2 गैस ले लो, HCl गैस ले लो, जो ज़्यादा अच्छा शो करें। जो गैस यहाँ लोगे उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे HCl है तो HCl का मोल फ्रैक्शन ले लो, जो भी लेना है। CO2 लिए हो तो CO2 का मोल फ्रैक्शन। तो देखोगे जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे लीनियरली ग्राफ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे स्लोप निकालो तो स्लोप तुम देख रहे होगे, दिस इज एम इज स्लोप, स्लोप ऐसे स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकालते हो, दिस इज थीटा। तो हम लोग अगर स्लोप बोलें, यानी कि स्लोप का मतलब एम का मतलब टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, के एच के बराबर होगा। तो कभी कभी हो सकता है आपको बच्चों क्या कि आपको ये एंगल दे दे और आपसे पूछा जाए कि हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो आप इस एंगल को देख करके भी हेनरीज कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो है वो के एच के बराबर होता है। ठीक है, और ये आप इसको कह सकते हो क्या, पी गैस बाय एक्स गैस होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, तो टेन थीटा बराबर पी हो जाएगा। पी अपना ये हो गया मतलब प्रेशर, अब बी बेस अपना हो गया एक्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि स्लोप की वैल्यू अगर आपको दे दी गई हो तो आप उसका मतलब उसको के एच की वैल्यू आपको दे दी गई, लेकिन स्लोप किसका, पी गैस और एक्स गैस के ग्राफ का। अगर किसी और गैस के किसी और ग्राफ का स्लोप देगा तो वहाँ फिर अलग तरह से सोचना होगा। जब ये एक्सिस रहेंगे तब जाकर के स्लोप जो होगा वो हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और ग्राफ आता है, लॉग पी गैस कर देते हैं, लॉग पी गैस वर्सेस लॉग एक्स गैस, ये भी है। आप इसको कैसे बना सकते हैं देखो जरा, क्योंकि हम जानते हैं हेनरीज लॉ से पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। अब अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग लगाएंगे तो लॉग पी गैस बराबर क्या हो जाएगा, लॉग लॉग के एच इंटू एक्स गैस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे लॉग में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो लॉग पी गैस इज इक्वल्स टू लॉग के एच प्लस लॉग एक्स गैस। अगर अपना वाई एक्सिस ये है, वाई बराबर एम एक्स सी हो जाएंगे आपका ये, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे पासिंग थ्रू द ओरिजिन ग्राफ नहीं जाएगा। तो पी गैस वर्सेस एक्स गैस में जो ग्राफ होगा वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, जबकि लॉग पी गैस वर्सेस लॉग एक्स गैस में ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होगा। यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है लॉग के एच का। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, मान लो इस तरह से मैंने बना दिया, और ये अपना रहा थीटा, थीटा का मान अभी लोग देख लेंगे। और ये जो इंटरसेप्ट है मान लेते हैं लॉग के एच है अपना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लॉग के एच है। और ये जो एक्सिस है अपना लॉग पी गैस की एक्सिस है, ये एक्सिस, और ये जो एक्सिस अपना लॉग एक्स गैस की एक्सिस है। ठीक है, अब थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, तो थीटा का मान जो होगा ये 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई 1 कह सकते हैं इसको। तो चूंकि m इज इक्वल टू 1, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बात याद रखनी है कि इसका मान 45 डिग्री ही होना है, यानी कि लॉग पी गैस वर्सेस लॉग एक्स गैस में स्लोप जो होगा वो 1 होगा, और स्लोप अगर 1 होगा तो थीटा क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चूंकि ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, अब हेनरीज लॉ से ही जैसा हम लोग एक और हेनरीज लॉ का एक फॉर्म देख लेते हैं वो क्या होता है। तो देखें, another form of
अनदर फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को अलग तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं क्या है। ये हेनरीज लॉ लेकिन नहीं है, याद रखिएगा, मैंने ये दूसरा फॉर्म है हेनरीज लॉ का, बट हेनरीज लॉ ये नहीं है। उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, एक नियम है। m क्या है? m इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस, मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। वहां पे मोल फ्रैक्शन मैंने लिया हुआ था, ये जो दूसरा फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं वहां पे m की जगह पे मैंने क्या लिया है? m क्या लिया है? सॉल्यूशन में उस गैस का मास। अब p क्या है? जो प्रेशर वहां पे था वही प्रेशर, p गैस, यानी कि दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज में गैस जितना प्रेशर लगा रहा है, जो कि पीछे था हेनरीज लॉ में, वही चीज यहां भी अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहां पे एक नियम बनाया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी आएगा देखिए यहां पे आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m इज इक्वल टू k इंटू p। याद रखेंगे ये एक सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हेनरीज लॉ नहीं है। इट इज सिंपल proportionality constant, proportionality constant, it is not Henry's constant। ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, दिस इज नॉट हेनरीज कांस्टेंट, ये सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मैं अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो मास ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन ज्यादा तो होना ही है, क्योंकि ज्यादा गैस इंटर कर जाएंगे सॉल्यूशन में, तो सिंपल सा रिलेशन है। इसलिए ये जो के है वो हेनरीज कांस्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, m1 अपॉन m2 बराबर p1 अपॉन p2। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि भाई फलाने प्रेशर पे इतना मास डिसॉल्व हो गया, तो बताना है कि इस प्रेशर पे कितना मास डिसॉल्व होगा, तो सिंपल करना है m1 बाय m2 बराबर p1 और p2 कर देना है, ठीक है। तो ये लगा देना है। इसी में एक ग्राफ आ सकता है हम लोग को, ग्राफ जैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, सिर्फ तुमसे लिख देगा लॉग एम वर्सेस लॉग पी ग्राफ पूछा जाए तुमसे, तो कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करना है, एम वर्सेस पी ग्राफ भी तुम चाहते हो तो बना सकते थे, एक बना ही देता हूँ यार, एम वर्सेस पी ग्राफ भी बना सकते हो। तो हम लोग को पता है एम बराबर क्या है? के पी है, तो यहाँ पे क्या होगा? लीनियर ग्राफ होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी अपना यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या होगा? ग्राफ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एम एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर एक्सिस, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा, सब कुछ एज यूजुअल सेम ही ये चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप जो होगा, स्लोप जो है, स्लोप कितना आएगा यहाँ पे? के बराबर होगा स्लोप जो m है दैट इज इक्वल टू के, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। और या फिर इसको कह सकते हो m बाई पी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सारी चीज़ें सेम एज जो पीछे मैंने ग्राफ बनाया था, लॉग क्या कहते हैं वो, P वर्सेस X गैस का जो ग्राफ बनाया था वो सेम इसके ऐसा है। अब यहाँ पे लॉग लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूंकि m बराबर के पी, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं भाई, लॉग m बराबर लॉग p प्लस लॉग k, तो ये हो गया y, ये हो गया m, x हो जाएगा 1, अब प्लस हो गया c, तो x हो गया log p और m हो जाएगा 1, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ बना दें इसका भी, तो यहाँ पे अब पासिंग थ्रू द ऑरिजिन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से ग्राफ होगा, यहाँ पे मान लो थीटा का स्लोप जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज लॉग m, दिस इज लॉग m, दिस इज लॉग p। और स्लोप के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि स्लोप m जो होगा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा बराबर 45 डिग्री। ये वैसा ही ग्राफ हो गया जैसा कि तुम लोग देखे थे किसमें, लॉग पी गैस वर्सेस लॉग एक्स गैस में, सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या? अनदर फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के दूसरे फॉर्म क्या होते हैं हम लोगों ने देख लिया है।
तो जो मुख्य बातें थी हम लोगों ने तो देख ली। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में क्या क्या लिमिटेशन है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा पॉइंट जो है वो लिमिटेशन है हेनरीज लॉ का। जो सबसे पहली बात याद रखेंगे लिमिटेशन में, कि जो अपना गैस होना चाहिए बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नेचर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। दूसरा, गैस का रिएक्शन लिक्विड के साथ नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं होना चाहिए भाई, तो सोल्यूशन बनेगा कैसे? वो तो सोल्यूशन का ही सीन है कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो लिख सकते हैं द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विथ सॉल्वेंट। तीसरी बात, गैस डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस टूट जाए, तो गैस टूटना नहीं चाहिए। या ऐसा हो कि गैस को हम लोग डालें पानी में और गैस टूटने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। या फिर गैस जो है आपस में जुटने भी लगे, 2-3 मॉलिक्यूल आपस में जुट रहे हों, ऐसा डायमराइजेशन कहते हैं इसको, डायमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन कह सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं द गैस डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन लिक्विड सॉल्वेंट। जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें जाकर ये आपस में ना जुटें ना ब्रेकआउट हो, इसमें डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो। चौथी बात, टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने देखा था टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हो रही थी, तो टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। अभी देखा था हम लोगों ने, टेम्परेचर जितना कम होगा सॉलिडिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे तो सॉलिडिटी जो है वो बढ़ तो जाएगी, लेकिन वो हेनरीज लॉ के हिसाब से वो फिर इक्वेशन एस्टेब्लिश मैथमेटिकली नहीं हो पाएगा। पांचवी बात, प्रेशर प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी हमने देखा था प्रेशर ज़्यादा हो जाने से मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा या फिर सॉलिडिटी बढ़ जाएगी। आप प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा करने से जो हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है? जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो बीवरेज मैन्युफैक्चरर में होता है। बीवरेज मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो होती है, बीवरेज मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर तो बीवरेज मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो हेनरीज लॉ के हिसाब से ही तो काम करते हैं। क्यों? जैसे तुम लोग सुनते होगे कोल्ड ड्रिंक्स तुम लोग पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो तुम लोग पीते हो तो वो क्या होता है? उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है। वो सिंपल वाटर किसके साथ घुला हुआ है? CO2 उसमें घुला हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को घुलाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है बच्चों? वो उसको कंप्रेस्ड करके टाइट कर दिया गया है। उसके बॉटल के बॉटल के ढक्कन को क्या कर दिया गया है? टाइट कर दिया गया है, हाईली प्रेशराइज्ड करके। तो ज़्यादा प्रेशर में डाल के क्या कर दिया गया, उसको उसमें घुला दिया गया है। आपको किसी गैस को लिक्विड में घुलाने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और प्रेशर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। और जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिवरेज मैन्युफैक्चरर, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले या फिर वाइन या जो बियर बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो खास करके वो सोडा वाटर बियर ये सब जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंपल वो बात जानते हैं कि ज़्यादा प्रेशर लगा के गैस को अगर हम लोग डिज़ोल्व कराएंगे तो गैस ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर ढक्कन लगा देना है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा एप्लीकेशन कहाँ होता है? जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स उसे कहते हैं जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो
समुद्र के तल तक जाते हैं, समुद्र के बेस तक जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। वो लोग अपने साथ क्या लेके चलते हैं, एक सिलेंडर लेके चलते हैं, गैस का सिलेंडर लेके चलते हैं। तो गैस का सिलेंडर अगर मैं नॉर्मल गैस का सिलेंडर लेके जाया जाएगा तो जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होते जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बॉडी का प्रेशर जब बढ़ता जाएगा तो गैस जो है हमारे ब्लड में वो काफ़ी ज़्यादा घुलने लगेगा। तो हम लोग धीरे धीरे जाते हैं तो गैस जो है हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा घुल जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं। बहुत तेज़ी से आने के कारण जब प्रेशर कम होने लगता है तो जो ब्लड में जो गैस घुले होते हैं वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और जब वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं तो उसके कारण एक काफ़ी तेज़ दर्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेंड्स। तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे सिलेंडर या गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो हीलियम से उस सिलेंडर को डाइल्यूट कर देते हैं। हीलियम से डाइल्यूट करने से क्या होता है कि जो डिजोल्यूशन होता है वो ब्लड में किसका, आखिर बेंड्स होता क्या है। हमारे बेसिकली जो गैस होते हैं उसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। और जो ब्लड में ज़्यादा घुलते हैं, O2 गैस को तो हम लोग यूज कर लेते हैं, बट N2 गैस जो होता है वो हम लोग का यूज नहीं हो पाता है। तो N2 गैस जो होता है वो हमारे ब्लड में पड़ा रह जाता है। तो वह जो N2 गैस है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर आने लगेंगे वो N2 गैस बाहर निकलना चाहेगा। बाहर निकलने के लिए वो बबल का फॉर्म लेगा, तो हमारे ब्लड्स में N2 गैस के बबल्स बनने लगते हैं क्योंकि वो तो यूज हुआ ही नहीं। अब अगर वो बबल्स बनने लगेगा तो उसी कारण एक काफी तेज दर्द होता है जिसको हम लोग बेंड्स कहते हैं, वो काउज हो जाता है। अब N2 की मात्रा चूंकि हमारे गैसेस सिलेंडर में ज़्यादा थी इसलिए बबल्स ज़्यादा बन जाएंगे, ब्लड में N2 गैस ज़्यादा चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, N2 गैस की जगह पे कुछ मात्रा में हम लोग उसमें हीलियम भी डाल देते हैं। तो हीलियम डालने से क्या होता है, हीलियम जो होता है हमारे ब्लड्स में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता है। तो ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी, ज़्यादा अंदर जाने के बावजूद भी हीलियम जो है हमारे ब्लड में नहीं घुल पाता है, इसलिए N2 जो घुला रहता है उसकी मात्रा घट जाती है और बेंड्स बनने के चांसेस या बेंड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्कूबा डाइवर का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बेंड्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बेंड्स। बेंड्स को हम लोग डिकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं। डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस एक ऐसा दर्द जो क्या होगा, जब N2 बबल निकलने लगेगा ब्लड से, डिकम्प्रेस होने लगेगा, उस कारण एक तेज दर्द होगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। इससे ये काफ़ी जानलेवा है, अगर ज़्यादा डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाए तो मौत भी हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू टू प्रोटेक्ट पेंट्स यूज हीलियम, सम परसेंट ऑफ हीलियम हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 11.7% हीलियम जो होता है हम लोग सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं। तो अबाउट 70% जो नाइट्रोजन होता था उस नाइट्रोजन को घटा करके क्या कर दिया गया है, नाइट्रोजन जो 70% होना चाहिए उसको घटा के अबाउट कर दिया जाता है 56.2% के आसपास कर दिया जाता है और उसके जगह पे हीलियम डाल दिया जाता है। अब इतना परसेंट होने के बाद ब्लड में जो N2 जाता है वो उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि इतना बेंड्स डेवलप हो पाए कि वो दर्द, असहनीय दर्द शुरू कर दे। तो हीलियम से हम लोग क्या करते हैं, गैसेस सिलेंडर को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने से बेंड्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ही बेंड्स काउज करता था, तो नाइट्रोजन की मात्रा को हम लोगों ने घटा दिया है और उसके जगह पर मैंने हीलियम लगा दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा आप लोग कह सकते हैं, जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग जाते हैं, जो हाई माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होता है, वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर घटने लगता है। अब प्रेशर घटने के कारण एटमॉस्फेयर में O2 की मात्रा भी घटने लगेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा गैस होता है, कम प्रेशर हो गया है तो O2 की मात्रा वहाँ पे कम हो गई है। तो वहाँ पे जो हाई हिल क्लाइंबर्स होते हैं, हाई हिल क्लाइंबर्स, हाई हिल क्लाइंबर्स भी क्या करते हैं कि को भी क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वो सिलेंडर विलेंडर ले जाना पड़ सकता है उनको अगर बहुत ज़्यादा दूर गए, क्योंकि वहाँ भी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, लैक ऑफ O2 गैस हो जाता है, जो क्या काउज करता है, काउज
काउज एनॉक्सिया, एनॉक्सिया वहाँ पे डेवलप हो जाता है। एनेक्सिया क्या होता है, जिसमें आदमी को सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि जब हम हाई हिल क्लाइंबर्स पे जा रहे हैं तो वहाँ का प्रेशर घटने लगेगा। जैसे जैसे प्रेशर घटने लगेगा तो एटमॉस्फेयर में O2 की मात्रा भी घटने लगेगी, और O2 की मात्रा घटने से हमारे ब्लड में O2 की मात्रा घटने लगेगी, जिसके कारण से एनॉक्सिया डेवलप होता है। तो हाई हिल क्लाइंबर्स भी क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये था एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का, बिवरेज मैन्युफैक्चरर, स्कूबा डाइवर्स और हाई हिल क्लाइंबर्स। तो ये अपना ख़त्म होता है क्या, गैस एंड लिक्विड की पूरी डिटेल बातें। अब थोड़ा सा केस स्टडी में देता हूँ क्वेश्चन का, जो देखो तुम जरा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को, बस केस स्टडी है, क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी है। तो पहला केस स्टडी में दे रहा हूँ। हम लोग जानते क्या हैं कि मास जो होता है गैस का वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर क्या है, एट टी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अब मैंने मान लिया, लेट सॉल्वेंट जो है बच्चों, ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूँ, सॉल्वेंट जो मैंने लिया है वो x ग्राम लिया है, जो गैस मैंने लिया है वो मैंने ले लिया है, जो सॉल्यूट है वो अपना ले लिया मैंने y ml ले लिया है, ठीक है। और जो प्रेशर ऑफ द गैस है, जो ये गैस जो अपना प्रेशर बना रहा है वो मान लेते हैं जेड का प्रेशर बना रहा है, ठीक है। ये 3 सीन मैंने लिया। इनिशियल कंडीशन यही है कि शुरू मैंने सॉल्वेंट x ग्राम लिया है, और x ग्राम लेने में मैंने उसमें y ml क्या घुला दिया है, गैस घुला दिया है, और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैस के द्वारा वो जेड हो रहा है। अब इसमें मैं एक केस दे रहा हूँ, केस 1 ये है कि अगर सॉल्वेंट के मात्रा को n टाइम से बढ़ा दिया जाए, मैंने सब कुछ यही है, सब कुछ ये सीन है। अब मैंने बाहर से x ग्राम जो सॉल्वेंट था उसको मैं nx ग्राम कर दूं, कहता हूं केस 1 मैंने लिया, इफ सॉल्वेंट इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, देन क्या फर्क पड़ेगा। सब कुछ ऐसा रखा हुआ था, एक बॉटल में मैंने x ग्राम सॉल्वेंट रखा था, y ml मैंने गैस रखा हुआ था उसमें, और जेड का प्रेशर डेवलप हो रहा था पिस्टन के ऊपर से। तो तुमको ये बताना है कि अगर उसी सिस्टम में मैंने सॉल्वेंट की मात्रा को n टाइम से बढ़ा दिया तो सॉल्वेंट गैस और पी गैस पे क्या फर्क आएगा। अब चूंकि तुमने बढ़ाया किसको है, सॉल्वेंट को, यानी कि अब जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब जो सॉल्वेंट होगा ये हो जाएगा nx ग्राम, ठीक है। अब ये nx ग्राम होगा, यानी कि अब गैस किस में घुला हुआ है, सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का अपना एक वॉल्यूम होगा जहां पे गैस फैले हुए हैं। अब अगर तुम बाहर से तुम उसमें सॉल्वेंट और डाल दोगे तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ जाएगी। सॉल्वेंट की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो जो गैस YmL में फैला हुआ था वो गैस अब क्या होगा, n टाइम से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो x ग्राम n टाइम से बढ़ गया है तो लिक्विड भी n टाइम से बढ़ गया है, और लिक्विड n टाइम से बढ़ गया है तो उसमें गैस n टाइम से फैल गया है। तो गैस का जो नया वॉल्यूम होगा वो NY मिलीलीटर हो जाएगा, याद रखेंगे इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस का अपना कुछ वॉल्यूम तो होता नहीं है, वो जहां पे होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो चूंकि गैस लिक्विड में है और लिक्विड को मैंने n टाइम से बढ़ा दिया, अब लिक्विड को n टाइम से बढ़ा दिया तो लिक्विड का वॉल्यूम n टाइम से बढ़ गया, अब लिक्विड का वॉल्यूम n टाइम से बढ़ गया तो गैस भी n टाइम से एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है बच्चों। और अब गैस n टाइम से बढ़ गया लेकिन गैस की मात्रा तो नहीं बढ़ी है, गैस का वॉल्यूम बढ़ा है और गैस की मात्रा पे कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है। तो पी गैस जो है वो हमें जेड ही होगा, यानी कि ऊपर से लगने वाला पिस्टन के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि लिक्विड बढ़ गया तो पिस्टन के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तभी डिफर करता है जब गैस सॉल्यूशन से निकल के बाहर आए। जब तक गैस सॉल्यूशन से निकल के बाहर नहीं आएगा तब तक पी गैस पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये था पहला सीन, जिसने सोच लिया होगा बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोगों को केस 2 दे रहा हूं। केस 2 में क्या है कि मैं इस बार क्या कर रहा हूं, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, मतलब कि जो पिस्टन का प्रेशर इस बार n टाइम्स हो जाए तो क्या होगा, तुम लोग खुद से सोचो, मैं बनाता हूं, तुम लोग पॉज करके सोच सकते हो।
ठीक है, सॉल्वेंट के पे क्या फर्क पड़ेगा, गैस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो सोच लोगे बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ है, चूंकि तुमने प्रेशर को n टाइम्स बढ़ा दिया है, तो पी गैस जो जेड एटीएम था वो तो एन जेड हो गया है, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है, अपना इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अब एन जेड टाइम से प्रेशर बढ़ गया, तो हम लोग हेनरीज लॉ से पढ़े थे, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस का अमाउंट होता है। अगर प्रेशर की मात्रा एन टाइम से बढ़ गई है तो गैस की मात्रा भी एन टाइम से बढ़ जाएगी, यानी कि जो वॉल्यूम है वो एन वाई एम एल हो जाएगा। सॉल्वेंट में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं, सॉल्वेंट जितनी मात्रा थी उतनी रह जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं है, लिक्विड है, वो बढ़ेगा कैसे, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड जितना था उतना ही रह जाएगा। ये हो गया एक्स गैस, इसने सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। एक केस और मैं देता हूं इसमें, केस 3, कि बोथ इफ बोथ प्रेशर एंड सॉल्वेंट increased by n टाइम्स, दोनों को, इस बार दोनों को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट को भी बढ़ा दिया है और प्रेशर को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो क्या होगा खुद से सोचो, अब दोनों को बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ा दिया है, तो प्रेशर पे तो सॉल्वेंट के बढ़ने से कोई फर्क नहीं होता, तो ये एन जेड ही हो जाएगा, ये सिर्फ अपने कारण जो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। गैस के वॉल्यूम पे तो दोनों के कारण फर्क आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एम एल, एन स्क्वायर वाई एम एल, और सॉल्वेंट की मात्रा पे तो बस सॉल्वेंट के कारण ही फर्क आएगा, तो ये हो गया एन एक्स ग्राम। तो यहां से जिसने सोच लिया होगा बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था एनालिसिस करने के लिए, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के क्वेश्चन पे। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है अपना लास्ट, सेकंड केस स्टडी क्या है। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर पे मैंने एक पिस्टन लगा हुआ है, पहले से सिस्टम बना हुआ है, कुछ गैस है यहाँ पे, और गैस के साथ कुछ यहाँ पे लिक्विड्स ड्रॉपलेट्स हैं, जिसको तुम मॉइस्चर कह सकते हो। ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड ही है समझो, लिक्विड है। तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स किसके साथ फैले हुए हैं, गैस के साथ फैले हुए हैं। दिस इज लिक्विड और दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स। अब इसका वॉल्यूम अभी मान लो कि इसका जो वॉल्यूम है वो v है, और अगर मान लो इसके वॉल्यूम को घटाकर हम लोग n टाइम से घटा दें, डिक्रीज द वॉल्यूम बाय n टाइम्स, बाय n फैक्टर, n फैक्टर से डिक्रीज कर दिए, है ना। अब n फैक्टर से अगर डिक्रीज कर दिया जाएगा वॉल्यूम को, यानी कि पिस्टन नीचे आ गया है, वॉल्यूम घटाने का मतलब पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा, पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है तुमको ये बताना है कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम v था और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v बाय n, क्योंकि n फैक्टर से क्या हो गया, कम हो गया, n टाइम से घट गया है, ठीक है। अब ये तुमको बताना है कि लिक्विड के प्रेशर पे और गैस के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये अपना क्वेश्चन हुआ तुम लोगों के लिए, तो सोचो। अब देखो यहाँ पे चूंकि लिक्विड है, मैंने पहले ही बताया था प्रेशर का लिक्विड पे कोई फर्क नहीं, यानी कि तुम वॉल्यूम तुम घटाए तो वॉल्यूम तुमने घटा दिया, ऊपर से कंप्रेस किए, एक तरह का प्रेशर ही तो बढ़ा दिए, तो तुमने वॉल्यूम को n फैक्टर से घटा दिया, मतलब तुमने क्या किया, प्रेशर को n टाइम से बढ़ा दिया। लेकिन लिक्विड खुद ही कंप्रेस स्टेट में है, इसलिए उसके अभी के प्रेशर में और यहाँ के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ लिक्विड विल नॉट इफेक्टेड, विल नॉट इफेक्टेड, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
अब इसमें गैस भी तो है, अब तुम कंप्रेस किए तो वॉल्यूम जो घटा वो किसका घटा, गैस का घटा। अब गैस का वॉल्यूम घट जाने से गैस का प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम एन टाइम से घटा है तो गैस का प्रेशर एन टाइम से बढ़ जाएगा, तो प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज बाय एन टाइम्स। समझे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रेशर वॉल्यूम के घटने बढ़ने से भाई जो लिक्विड है, जो मॉइस्चर है, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो पहले से ही कम प्रेशर स्टेट पे है। उसका जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर अभी रहेगा, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम रह जाएगा। गैस के वॉल्यूम में बदलाव हुआ है प्रेशर के कारण, तो गैस के प्रेशर में बदलाव होगा। यानी कि अगर यहाँ का जो अभी का प्रेशर है इसको P1 बोलें और यहाँ के प्रेशर को P2 बोल दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि P1 बराबर क्या होगा, P लिक्विड प्लस P गैस जो भी है। अगर ये है इफ P1 इज इक्वल्स टू P1 बराबर P लिक्विड प्लस P गैस, देन P2 बराबर क्या लिख सकते हो, P लिक्विड तो P लिक्विड ही हो जाएगा, और P गैस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ P गैस। ये रहा इसका एक्सप्रेशन कि भाई P2 का मान P लिक्विड प्लस N P गैस हो जाएगा और P1 का मान P लिक्विड प्लस P गैस हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, जबकि गैस के प्रेशर में N टाइम से इंक्रीमेंट हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम में N टाइम से डिक्रीमेंट हो गया है। तो बच्चों आज की सभा होती है यहीं पे समाप्त, यहाँ पे खत्म होता है अपना सॉल्विटी का टॉपिक। और जो अगला टॉपिक है वो वेपर प्रेशर का है। पूरे अच्छे से मन लगा के सारी वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार एक दो बार स्टडी कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।